नहीं, आगे वाले मैं समझ रहा हूं, समझ लेंगे, पीछे के लोग समझ लेंगे हिंदी। अरे वाह, वंडरफुल। हमारे श्याम सुंदर गौड़ जी, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और श्री गणेश जी, हमारे कैंडिडेट, श्री जे रामकृष्णा जी, ए परशुराम जी, भानुका मल्लिकार्जुन जी, श्रीमती जी भागैया लक्ष्मी जी, श्रीमती बाकुला नर्मदा जी, श्रीमती जे अनुराधा रामकृष्णन जी, बीएन श्रीनिवास जी, डीवी विजय आनंद राव जी, जेवी नरसिम्हा राव जी, टॉपी शंकर और नगु लम डमो जी। अरे वाह। और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सहोदरा सहोदरी मनुराला, नमस्कारम। एम आई करेक्ट? वेरी गुड। यहाँ कार्यकर्ता ही हैं कि जनरल ऑडियंस है इसमें मौजूद? कौन लोग हैं? कॉलोनी प्रेसिडेंट्स हैं, मैंने अपने वर्कर ही हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल वेलफेयर है। वैसे आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और आज यदि मैं हैदराबाद आया हूं तो एक पब्लिक मीटिंग को मुझे एड्रेस करना था, उसलिए आया था, और साथ ही एक जगह रोड शो था, उस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद देर से आप लोगों के बीच आया हूं, लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त आया हूं। इस समय तेलंगाना में चुनाव का माहौल है। वैसे तो देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। अन्य सभी राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तेलंगाना राज्य का चुनाव भी शेष है। अन्य राज्यों के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में क्लियर मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। हम चाहते हैं कि तेलंगाना में भी हमारी गवर्नमेंट बने। वैसे भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम जानते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के हम वर्कर हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मोस्ट क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिस पर कि विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। मैं इंडिविजुअल के बारे में नहीं कहना चाहता। जैसे अन्य स्थानों पर कुछ गलत लोग होते हैं, हो सकता है हमारे यहां भी कुछ ऐसे इंडिविजुअल हों, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर जो भी हम फैसले करते हैं, पार्टी लेवल पर जो फैसले करते हैं, वो ईमानदारी के साथ हम फैसले करते हैं। और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। गणेश जी, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कृति और कथन में कोई अंतर नहीं रहता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब हम लोगों ने जनसंघ की यात्रा प्रारंभ की थी, मैं तो उसके बाद का पैदा हुआ हूं, लेकिन हमारे नेताओं ने जब 1951 में जनसंघ के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में उन लोगों ने लिखा था कि जिस दिन पार्लियामेंट में हमको क्लियर मेजॉरिटी मिल जाएगी, आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, हम उसको समाप्त कर देंगे। बराबर जब जब चुनाव होते रहे, बराबर हम इसी बात को दोहराते रहे कि आर्टिकल 370 हम समाप्त करेंगे, समाप्त करेंगे। लोग ये कहते थे क्या हो गया है बीजेपी वालों को, जब भी इलेक्शन आता है तो आर्टिकल 370 समाप्त करेंगे, उस दिन हम समाप्त करेंगे। और आपने देखा, जबकि पार्लियामेंट में हमको क्लियर मेजॉरिटी मिल गई तो हमने चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। 1980 से हम लोग कहते चले आ रहे हैं
जब हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाने से दुनिया की हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और आप देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी को उसमें रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है। और हमारी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का यह भी फैसला है कि तेलंगाना के चुनाव में भी विजय हासिल करने के बाद यहां के जो सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको हम रामलला का दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाएंगे। हम लोगों ने यह भी कहा था कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा इसे भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिल जाता है। यह तो धर्म विशेष के लोगों की बात है, वो फैसला करें 3 तलाक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, मां, बहन, बेटी, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी पंथ की हो, किसी संप्रदाय की हो, वो हमारी मां, बहन, बेटी है। यदि उसके साथ जुल्म होता है, उसके साथ जुल्म होता है तो भले ही अन्य पॉलिटिकल पार्टी उसे टॉलरेट कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं करेगी। और यह कमिटमेंट हम लोगों का था, इस कमिटमेंट को हम लोगों ने पूरा कर दिया। यानी यह बातें इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था कर दिया। सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून बनाने की बात हम लोगों ने कही थी, नागरिकता कानून भी हम लोगों ने बना दिया। इसीलिए मैंने कहा कि इस हिंदुस्तान की सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय पार्टी जिसकी साख है, विश्वसनीयता है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अब यहां देखिए, तेलंगाना में बीआरएस की 10 वर्षों से हुकूमत है। यहां पर 10 वर्षों में इन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए थे, बहुत सारे वादे किए थे। कितने वादों को इन्होंने अपने पूरा किया है। कभी कर्ज माफी का वादा, कभी लोगों को रोजगार देने का वादा। मैं सारी चीजों के यहां पर बहुत डिटेल में जाकर दोहराना नहीं चाहता हूं। बहुत सारे इन लोगों ने कमिटमेंट्स किए, लेकिन अपने कमिटमेंट्स को इन्होंने पूरा नहीं किया। और इस गवर्नमेंट के ऊपर भी करप्शन के बहुत सारे चार्जेज हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीआरएस हो, आपने देखा होगा हर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जब भी उनकी गवर्नमेंट रही है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेज रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सेंटर में आपने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी देखा है, और इस समय पिछले 9-9.5 वर्षों से मोदी जी की गवर्नमेंट को काम करते हुए देख रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं दुनिया का व्यक्ति कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसके किसी भी मिनिस्टर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। यह है हमारी बीजेपी। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, शायद ही ऐसी कोई गवर्नमेंट उनकी रही हो जिसमें कभी जीप घोटाला, कभी बैंक घोटाला, कभी खनन घोटाला, कभी 2G घोटाला, यहां तक कि 2G घोटाले में तो केंद्र सरकार के, कांग्रेस के केंद्र सरकार के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। इस मामले में भी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी की साख है, विश्वसनीयता है, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी की है। और लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है। और काम करने का तौर तरीका यहां तक है, आपने पिछले 9.5 वर्षों में केंद्र में हमारी इस गवर्नमेंट को काम करते हुए देखा होगा। मोदी जी के नेतृत्व में तरह तरह की आकलन, कैलकुलेशंस लोग करते थे, ऑब्जर्वेशंस लोगों के थे कि अभी भाई ये तो पहली बार एकाएक ये सरकार क्लियर मेजॉरिटी के साथ बन रही है, ये कितना कर पाएंगे देखेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपको यह जानकर खुशी होगी, 2014 के पहले जो हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी के साइज
मोटी भाषा में से जीडीपी कहिए, दुनिया के देशों में जहां 11th पोजीशन पर था, 11वें स्थान पर था, 8 वर्षों के अंदर यह भारत जंप लेकर दुनिया के 5th पोजीशन पर पहुंच गया है। पर 4 कंट्री हमसे ऊपर हैं और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा है, दुनिया के इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह हमने गवर्नमेंट चलाने का हम लोगों का तरीका है। सब तो सब आप देख रहे हैं, हम चंद्रमा पर भी जा रहे हैं, सूर्य पर भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मंगलयान पर भी हम जा रहे हैं। यानी भारत के वैज्ञानिकों का, भारत के साइंटिस्ट का हौसला इस समय कितना बुलंद है। शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, यह चंद्रयान जो बना है, हॉलीवुड की फिल्म जितने खर्च में बनती है, जितने पैसे में बनती है, उससे कम पैसे में हमारा चंद्रयान बन गया था और उसकी लैंडिंग आपने देखा कि वो चंद्रमा पर हो गई थी। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हमारी गवर्नमेंट बनाओ, हम गरीबी हटाएंगे। कांग्रेस का 1951 से बराबर कमिटमेंट रहा है। आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए, गवर्नमेंट ने, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने गरीबी को समाप्त करने में कितनी कामयाबी हासिल की है। बहनों भाइयों, हमारी पार्टी नहीं कह रही है, नीति आयोग ने कहा है। नीति आयोग ने कहा है कि 13.5 करोड़, 13.5 करोड़ लोग मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबी रेखा से ऊपर जा चुके हैं, इस संकट से बाहर निकल चुके हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसे कहते हैं, विश्व की मानी जानी संस्था है। उस विश्व की मानी जानी संस्था ने यह कहा है कि मुझे जानकर हम सबको आश्चर्य होता है कि भारत में 8.5-9 वर्षों के अंदर 40 करोड़ 40 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर जा चुके हैं। यह अपने में करिश्मा नहीं है तो और क्या है? आप ये कहेंगे कि वो करिश्मा कौन सा है? आपने देखा होगा सोशल इंपावरमेंट, कई ऐसी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट ने चलाई है, कई ऐसी स्कीम्स। अब जैसे किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से उनके पास पहुंचता है, 6,000 पर ईयर। उसमें कहीं करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, कहीं पर एक पैसा की करप्शन नहीं हो सकता। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, एक बार उन्होंने कहा था, मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, लेकिन बामुश्किल नीचे लोगों की जेब में 14 पैसा यानी 14 पैसा पहुंच पाता है, शेष पैसा करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा था, लाचारी व्यक्त की थी। मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर की आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं प्राइम मिनिस्टर व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, इसलिए मैं किसी की आलोचना नहीं करता। उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को आपने देखा, सबका आकर अकाउंट खोल दिया, और अकाउंट खोल दिया, और उसके बाद कोई भी पैसा यदि किसी की मदद के लिए ऊपर से आता है तो 100 का 100 पैसा उसके पास पहुंचता है। यानी करप्शन को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं अथवा करप्शन को समाप्त करना चाहते हैं, तो केवल भाषण देकर करप्शन को समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए हमको सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक और चरित्र है, बहनों भाइयों, हम लोग जनता को जनार्दन मानते हैं, हमारे लिए जनता जनार्दन है। कांग्रेस पार्टी हो अथवा बीआरएस, ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लिए परिवार ही जनार्दन है। जनार्दन का मतलब समझते हैं? जनार्दन मतलब भगवान, उनके लिए भगवान परिवार है, हमारे लिए भगवान हमारी जनता है, जनता हमारे लिए जनार्दन है, और उनके लिए परिवार ही जनार्दन है। यह दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच मौलिक अंतर है। पेपर लीक की घटना हुई, पेपर लीक की घटना कैसे हुई?
हुई तो उसको चेक करने के लिए सिस्टम में, व्यवस्था में यहां की गवर्नमेंट ने कौन सा बदलाव किया। बहनों भाइयों, मैं भी टीचर रह चुका हूं और मैं जानता हूं लड़के का एक बार यदि करियर बर्बाद हो जाता है, टैलेंटेड लड़कों का एकदम उनका दिल टूट जाता है, यह स्थिति पैदा हो जाती है, उनका करियर स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसको रोकने के लिए जो व्यवस्था यहां की गवर्नमेंट को करनी चाहिए वह भी व्यवस्था ये गवर्नमेंट नहीं कर पाई। चार्जेज बहुत हैं, मैं उनसे बहुत सारे चार्जेस की बहुत डिटेल में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने तो यह भी कहा था कि हम आएंगे तो हम फला चीज यह देंगे वह देंगे, तरह तरह के उन्होंने वादे भी अपना किए थे, लेकिन एक भी अपने वादे को पूरा नहीं किया। जनता को हमको यही बतलाना है जो हम कर रहे हैं, जो हमारी साख बनी है, यह जनता में जानी चाहिए। गवर्नमेंट का जहां तक सवाल है, हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है अभी तक, लेकिन अगली गवर्नमेंट हमारी बनने जा रही है। यहां गवर्नमेंट इन जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां अपने इंप्लॉइज का वेतन भी वो नहीं दे पाते, उनकी सैलरी नहीं दे पाते। देते हैं कहीं 10 दिन बाद देते हैं, कहीं 15 दिन बाद देते हैं, कहीं 20 दिन बाद देते हैं। और एक राज्य तो ऐसा था कि जिसमें कि लगभग महीने भर जो है लग गए थे। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कहीं भी इस प्रकार की क्राइसिस, कहीं भी इस प्रकार का संकट देखने को नहीं मिलेगा। यह हमारा जो है चरित्र है। और यह भी है कि आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जनता के बीच जाना है हमको, लोगों को यह बतलाना है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच मौलिक रूप से अंतर क्या है। अब बीआरएस एमआईएम है, ये दोनों आतंकवाद को देखने का इनका एक नजरिया है, हमारा आतंकवाद को देखने का दूसरा नजरिया है। अब जैसे आपने देखा कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो इजराइल ने जंग छेड़ी है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन वहीं पर फिलिस्तीन के यदि कुछ निर्दोष लोग मारे गए तो उनके लिए भारत जो सहायता मुहैया करा सकता था, भारत ने सहायता भी मुहैया कराई। यह है हमारे भारत का चरित्र, हमारी भारत की सरकार का चरित्र। हम हिंदू, मुसलमान और ईसाई की राजनीति नहीं करते हैं, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति करते हैं। लेकिन हमें बदनाम करने की यह कोशिश की जाती है। भारत के बारे में मैं कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की साख, भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी के फोरम्स पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी। आज आपको जानकर खुशी होगी, आज इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। भारत का कभी यह निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप सब जैसे यहां पर मैं एक दो कुछ ऐसे उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, उदाहरण हमारे पास बहुत हैं। जैसे आप सभी के पास यहां मोबाइल होगी, क्या आपको मालूम है 2014 के पहले, 2014 के पहले हिंदुस्तान में 100 में 92 यानी 92 आउट ऑफ 100 यह मोबाइल्स दुनिया के दूसरे देशों से आती थी जिसका हम उपयोग करते थे। अब आउट ऑफ 100 92 मोबाइल भारत में बनती हैं और भारतवासियों के हाथों में बनती है। यह हमारा जो है चरित्र है। यह एक मौलिक अंतर जो है हमको देखने को मिलता है हमारी पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में। अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई है, अभी चली रही है, आप लोगों को जानकारी होगी। रशिया की, रूस की तरफ से बराबर मिसाइल्स, बम, तोप, गोले, यह सब सारे चल रहे थे। यूक्रेन में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में तबाही के दौर से गुजर रहे थे। हमारे बच्चे भी, हमारे भारत के रहने वाले
वहां पर स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे। तो जो उनके गार्जियन भारत में रहते थे उन लोगों ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए। अब ऐसी संकट की स्थिति आप कल्पना करिए, लगातार गोले चल रहे हैं, तोप चल रही है, मिसाइल चल रही है, कैसे बच्चों को कोई बाहर निकाल लेगा। लेकिन देखिए भारत की साख, भारत की धमक अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे टेलीफोन मिलाया रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को, फिर टेलीफोन मिलाया यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को, और साथ ही टेलीफोन मिला दिया अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन को, और तीनों से यह कहा कि आप 4-5 घंटे के लिए यूक्रेन में युद्ध रोक दीजिए ताकि हम अपने भारत के बच्चों को वहां से हम बाहर ला सकें। तो बच्चों को हम भारत लाने में पूरी तरह से कामयाब हुए। यह है भारत की हैसियत। कोरोना के दौरान एक ऐसा संकट पैदा हुआ, विश्व में यह संकट पैदा हुआ, सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन लगती है वह भारत में भी बनती नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत जो वैज्ञानिकों से मिलजुल कर उनका हौसला अफजाई की और कहा जो भी खर्च होगा हम देंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन बनाकर हमने केवल भारतवासियों को ही वैक्सीन नहीं लगाया, बल्कि दुनिया के 100 कंट्रीज को हम लोगों ने सप्लाई किया है। 100 कंट्रीज को हम लोगों ने सप्लाई किया। यह हमारा चरित्र है। आतंकवाद के खिलाफ तो हम तो डिसाइसिव एक्शन लेने वाले लोग हैं। और भारत मित्रों अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। ऐसा नहीं है कि जो हो आंख दिखाकर निकल जाए। वैसे आज तक का भारत का चरित्र यह रहा है कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है आज तक। इसलिए भारत को कोई यदि छेड़ेगा तब उसे छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा कि एक दौर वह भी था, उरी पुलवामा की घटना हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया और हमारे सेना के जवान सीमा के इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी अब देखिए सड़कों का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी के साथ बदल रहा है। कांग्रेस के हुकूमत में सड़कें जो हाईवेज बनती थी 8-9 किलोमीटर बनती थी, हम लोगों के शासनकाल में 38 to 40 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनती है। काम करने का तौर तरीका, यह सब सारी बातें मैं आपके सामने इसीलिए रख रहा हूं। अब रक्षा मंत्रालय है, पहले तो गोले, मिसाइल, फाइटर प्लेन सब हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे थे। आपको जानकर खुशी होगी इस समय हमारे डिफेंस का यानी रक्षा का उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो भारत में बनता है, भारत की धरती पर बनता है और भारतवासियों के हाथों से बनता है। पहले हम सारी चीजें दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। और बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी होगी कि 20,000 करोड़ से अधिक का हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। यह है भारत। तो भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस चुनाव में हम लोगों को पूरी ताकत लगाकर जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको विजय दिलानी है। इस मनोयोग से पूरी ईमानदारी के साथ हम सभी लगे हैं। और वैसे भी हम लोगों का चुनाव चिन्ह भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है? बीआरएस का क्या है चुनाव चिन्ह? अरे कार है, बेकार है। भाई लक्ष्मी जी कार में बैठ के तो घर में आती नहीं है, आती हैं? किसी घर में लक्ष्मी जी कार में बैठकर आती हैं? लक्ष्मी जी कभी हाथ हिलाते हुए आती हैं, पंजा हिलाते हुए? लक्ष्मी जी जब भी आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं।
पहले आप घर घर जाइए, लोगों से अपील करिए कि भ्रष्ट सरकार जानी चाहिए। और मैं कार्यकर्ताओं को बता देना चाहता हूं एक बात बहुत दो टूक शब्दों में, ये भ्रम मत पालना, और जो लोग जानते हैं उनको यह भ्रम नहीं होगा। ऐसा है, इस तेलंगाना राज्य को बीआरएस ने टीआरएस ने बनाया है, ऐसा नहीं है। आंदोलन में उनकी भी भागीदारी थी। उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए 2006 में आकर मैंने यहां घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त हो। मैंने घोषणा की थी और फिर अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाकर दिल्ली में, वहां पर प्रेसिडेंशियल चेयर से मैंने मूव किया था यह प्रस्ताव, और भारत की संसद में भारतीय जनता पार्टी ने बराबर तेलंगाना राज्य बनाए जाने का समर्थन किया है, तभी यह तेलंगाना राज्य बना है। नहीं, इनकी तो केवल 4-5 सांसद थे संसद में, केवल उस दमखम पर तेलंगाना राज्य नहीं बन सकता था। इसलिए तेलंगाना कोई यह दावा करता है तेलंगाना उसने बना दिया, वही तेलंगाना का सब कुछ है, यह भ्रम नहीं होना चाहिए। इस भ्रम को भी जनता के दिमाग से हमको निकालने की जरूरत है। और तेलंगाना राज्य बन गया, तेलंगाना ने बीआरएस को बहुत दिया। परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो न बन गया हो। और हम राजनीति करते हैं तो अपना परिवार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, और हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। मेरे बहना भाई, यह संकल्प लेकर हम लोगों को जाना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और गणेश जी जय गणेश बोलकर जाइए और मतदान करिए और कराइए। और आज जानते हैं जहां भी पूजा होती है, गणेश जी लक्ष्मी जी दोनों की होती है। और लक्ष्मी जी बैठेंगी तो कमल के फूल पर ही बैठेंगी। तो गणेश जी को जिता कर भेजिए। जिता देंगे? कितने लोग जिता देंगे? चलिए, आप लोग जिता देंगे तो गणेश जी आप मुझे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। चलिए मित्रों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन के बारे में और మీ అందరూ కూడా ఈ రోజు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ప్రిపేర్ అవుతుందని మరి మంత్రిగా దాని మీద స్పందన ఇవ్వలేదు. తప్పకుండా మీరు ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ అన్ని కూడా మంత్రిగా చేర్చుకుంటున్నారు పరశురామ్ గారు. అదే సరే यहाँ के माननीय प्रेसिडेंट ने उनके जो भी समस्या है उसका आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है सर, हम आपका उसमें सबमिट करेंगे सर।